क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझ रहे थे, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला HdG आया था। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक ही टर्म के दो अलग अलग नेम है, इसलिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी हम लोग पाई से ही इंडिकेट करेंगे। पाई इक्वल टू HdG, जहाँ H हाइट है, इंक्रीजिंग हाइट लेवल ऑफ सॉल्यूशन, और D डेंसिटी और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारा यूनिट CGS में आया था। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये सब समझ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशन के नेचर को समझेंगे। ये जानेंगे कि किस नेचर का है सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? दो अलग अलग सॉल्यूशन अगर कंटेनर्स में है या कहीं भी है तो उस सॉल्यूशन को कैसे जानेंगे कि वो आइसोटोनिक है? इसको पहले डिफिनीशन से यहाँ समझते हैं। डिफिनीशन में लिखेंगे टू सॉल्यूशन एट सेम temperature has same concentration is called isotonic solution। डिफिनीशन में कहा गया कि दो अगर सॉल्यूशन है सेम टेम्परेचर पर है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरह के सॉल्यूशन का सेम होगा। तो इसलिए अल्टरनेटिव डिफिनीशन में हम लोग लिख सकते हैं टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर is called isotonic solution। तो दैट इज, अगर दो तरह का सॉल्यूशन है, एक कंटेनर में जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पाई 1 है, कंसंट्रेशन C1 है, टेम्परेचर T1 है, दूसरे कंटेनर में ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, कंसंट्रेशन C2 है, टेम्परेचर T2 है, तो अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एक दूसरे के, इसका मतलब कि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम है, इक्वल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है C1R T1 = C2R T2। तो इस तरह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल कंडीशन फार्मूला आ जाएगा, C1/C2 = R से R कैंसिल हो जाएगा, T2/T1। इस तरह से हम लोग ये भी जानते हैं यहाँ कॉन्सेंट्रेशन = मोल/वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं N1/V1 = N2/V2, क्योंकि
कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। तो इस तरह से ये भी हो सकता है इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन फार्मूला, या मोल इजिकल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है तो W1/m1V1 इजिकल टू W2/m2V2, ये भी हो सकता है। तो इस अगर क्वेश्चन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया हो तो इस सब फार्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर एक पॉइंट नोट करना हो, नोट करेंगे, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन osmosis do not occur। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं अकर्स करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंटेनर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ऑस्मोसिस नहीं अकर्स होगा। कंसंट्रेशन टेम्परेचर सेम है तो फ्लो जो है दोनों तरफ से नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑस्मोसिस अकर्स नहीं होता है। अब अगला जो सॉल्यूशन है सेकेंड, वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसी में एक और ऐड कर देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये किस तरह से डिफाइंड होगा इसको भी देखते हैं। पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या समझते हैं या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो चलिए इसको पहले डिफाइंड करते हैं। सॉल्यूशन which has lower osmotic pressure with respect to other solution is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग अभी डिफाइंड किए, सॉल्यूशन विच हैज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है उसको भी इसी में डिफाइंड करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन is called hypertonic solution। that is हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कंडीशन बताया गया कि अगर ये दो कंटेनर हैं, एक में ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर π1 किया गया, कंसंट्रेशन C1, टेम्परेचर T1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर π2, कंसंट्रेशन C2, टेम्परेचर T2 है, तो फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर सेकंड से लेस होगा। इस कंडीशन पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, और हाइपोटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए ठीक अपोजिट इनक्वालिटी का यूज किया गया कि फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर हो सेकेंड से, इसलिए यहाँ से ये कंडीशन ध्यान रखना है हाइपरटोनिक के लिए और हाइपोटोनिक के लिए। तो
इसके बाद इसको थोड़ा और फॉर्मुलेट करते हैं इसको। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एक ही कंडीशन के साथ हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक कंटेनर लिए जिसमें सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर π1, कंसंट्रेशन C1, टेम्परेचर T1 है, और दूसरे कंटेनर का ऑस्मोटिक प्रेशर π2, कंसंट्रेशन C2, टेम्परेचर T2 हो, और कंडीशन में अगर यहाँ π2 ग्रेटर हो π1 से, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर π2 ग्रेटर है ऑस्मोटिक प्रेशर π1 से, कंडीशन लिया गया है इफ, तो ये वाला कंटेनर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस है इससे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन का लेस होगा वही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन भी लो है, लो कंसंट्रेशन, और इसका हाई है इसलिए हाइपरटोनिक होगा। क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, प्रीवियस वीडियो में बताए होंगे, देख लेना है फिर से, नोट कॉपी में लिखे भी हैं आप लोग। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है यहाँ। तो एक पॉइंट अगर हम लोग लिखें नोट करके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 or more solution is equal to π1 V1 plus π2 V2 plus dot πn into Vn। इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी मिक्सचर का अगर डिफाइन करना है तो मोर सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन के लिए। और एक और पॉइंट अगर नोट करें तो इस तरह से चेंज अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का फाइंड करना हो तो π = π2 माइनस π1 भी हो सकता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का चेंज भी फाइंड किया जा सकता है। इस तरह से नोट करेंगे पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप between two solution is equal to the difference of osmotic pressure of solution with respect to water। पॉइंट और यहाँ हम लोग अलग से नोट करते हैं, जो कि जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट कोलागेटिव प्रॉपर्टी है, उसको लिख लिया जाए नोट्स कॉपी पर। तो लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलागेटिव प्रॉपर्टी फॉर the measurement of molecular weight of that solute which has higher
मोलेकुलर वेट। तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देख रहे थे। ये पूरा डिफाइंड हुआ, इसको नोट्स कॉपी पर लिख लेना है। बहुत सिंपल है, इससे रिलेटेड बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन जो भी बनता है उसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग एबनॉर्मलिटी ऑफ रॉल्स लॉ के बारे में जानेंगे। कोलागेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। चारों कोलागेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड हो गया है। अगले क्लास में एबनॉर्मलिटी ऑफ रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ के फेल्यूर को पढ़ेंगे। ठीक है।